मैनेजमेंट हिस्ट्री पार्ट 3 बिहेवियरल अप्रोच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियरल अप्रोच। हमने पार्ट 1 के अंदर अर्ली मैनेजमेंट को देखा, पार्ट 2 के अंदर क्लासिकल अप्रोच को देखा और मैनेजमेंट हिस्ट्री का पार्ट 3 हम आज पढ़ेंगे। उसके अंदर हम बिहेवियरल अप्रोच को डिटेल से स्टडी करेंगे। बिहेवियरल अप्रोच का हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो थ्योरीज आती हैं उनको भी डिटेल के साथ देखेंगे। तो पढ़ लेते हैं कि क्या होती है बिहेवियरल अप्रोच। एज वी नो, मैनेजर्स गेट थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल। जैसे कि हमें पता है कि मैनेजर्स चीजों को कैसे कंप्लीट करते हैं, अपने काम को कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाते हैं, बाय वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करके। दिस एक्सप्लेन्स why some writers have chosen to look at management by focusing on the organization's people। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ राइटर्स ने मैनेजमेंट को स्टडी किया लोगों के ऊपर फोकस करके। कुछ राइटर्स ने लोगों के ऊपर फोकस करते हुए मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को देखा, यानी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को स्टडी किया। अब कुछ रिसर्चर्स ने उसको मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया और कुछ रिसर्चर्स ने उसको मैनेजमेंट को लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। द फील्ड ऑफ स्टडी दैट रिसर्चेस द एक्शंस बिहेवियर्स ऑफ पीपल एट वर्क इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, OB। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, OB क्या होता है? एक ऐसी फील्ड है जो रिसर्च करती है एक्शंस को, यानी बिहेवियर्स को, लोगों के रवैये को, कौन से लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके एक्शंस को और उनके बिहेवियर्स को स्टडी करना। इस फील्ड को आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, OB। मच ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू टुडे व्हेन मैनेजिंग पीपल इज motivating, leading, building trust, working with a team, managing conflict, and so forth has come out of OB research, organizational behavior research। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह? जब आप लोगों के बिहेवियर्स को पढ़ेंगे, लोगों के रवैयों को, उनके एक्शंस को पढ़ेंगे, मैनेजर्स को उसकी प्रॉपर स्टडी होगी, मैनेजर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को देखेगा तो वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकेगा, वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से लीड कर सकेगा, वो बिल्डिंग ट्रस्ट यानी वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकेगा, वर्किंग विद अ टीम वो एक टीम के साथ काम कर सकेगा, एंड मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट और वो लड़ाई झगड़ों को भी ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से फोकस किया, उसने लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया और उसके बाद उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं चीजों को अप्लाई किया। तो यह है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब बात आती है अर्ली एडवोकेट्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच की। मतलब वो कौन से लोग हैं जिन्होंने शुरू में इस अप्रोच को सपोर्ट किया और इस अप्रोच के ऊपर काम किया। तो देख लेते हैं वो कौन से लोग हैं। Although a number of individuals in the early 20th century recognized the importance of people to an organization's success, यानी अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर बहुत से रिसर्चर्स ने जो लोगों की इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया। 4 स्टैंड आउट एज अर्ली एडवोकेट्स ऑफ OB अप्रोच। जो 4 लोग हैं उनका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अर्ली एडवोकेट ऑफ OB अप्रोच के तौर पे जाने जाते हैं। These 4 are रॉबर्ट ओवन, हुगो मंस्टरबर्ग, मैरी पार्कर फॉलेट एंड चेस्टर बर्नार्ड। 4 लोग उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया और उनके काम को आज भी बहुत सी प्रैक्टिसेस के अंदर अप्लाई किया जाता है। देयर कंट्रीब्यूशंस वर वेरिड एंड डिस्टिंक्ट। इन 4 लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है वो वेरिड हैं और डिस्टिंक्ट हैं।
यानी बहुत ज्यादा दूसरे लोगों से अच्छी हैं और बेहतर हैं, yet all believed that people were the most important asset of the organization. लेकिन ये जो तमाम दूसरे लोग हैं जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी के ऊपर इस थ्योरी को सपोर्ट किया, इसके ऊपर काम किया, उन तमाम का ये कहना था कि पीपल वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी मैनेज्ड अकॉर्डिंगली, कि लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हैं और उनको उस हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैनेजर को चाहिए कि मैनेजर उनसे काम ले, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक मैनेजर उनसे काम ले, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट हैं। आगे देखते हैं, देयर आइडियाज प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर सच मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर्स, मोटिवेशन प्रोग्राम्स एंड वर्क टीम्स। जो उनके आइडियाज हैं, इन चार लोगों के जो आइडियाज हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन फराहम की बहुत सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। वो कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी? एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर, मोटिवेशन प्रोग्राम और वर्क टीम। ये जो इस तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिनमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, पीपल इन्वॉल्व होते हैं, इन तमाम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए इनके काम ने, उनके आइडियाज ने एक फाउंडेशन फराहम की, उनको सपोर्ट किया। तो ये चार लोग जो हैं वो अर्ली एडवोकेट्स हैं बिहेवियरल अप्रोच के। इन चारों लोगों के काम को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बारी बारी देख लेते हैं अर्ली एडवोकेट्स कौन कौन से हैं। वो चार जो लोग थे उनके काम को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ओवन नंबर 1 पे आते हैं। लेट 1700s के अंदर उन्होंने काम किया। उनके जो काम के चंद एक बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। कंसर्न्ड अबाउट डेप्लोरेबल वर्किंग कंडीशंस। रॉबर्ट ओवन किस चीज के बारे में कंसर्न थे? डेप्लोरेबल वर्किंग कंडीशंस के बारे में कंसर्न थे। प्रपोज्ड आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस। रॉबर्ट ओवन ने क्या प्रपोज किया? आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस को प्रपोज किया। उसके बाद क्या किया? आर्गूड दैट मनी स्पेंड इम्प्रूविंग लेबर वाज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने ये कहा कि जो मनी है वो लेबर को जो इम्प्रूव करने के लिए खर्च की जाती है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे हुगो मंस्टरबर्ग अर्ली 1900s के अंदर उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या कहा? उनके क्या मेन पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पायोनियर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। हुगो मंस्टरबर्ग जो हैं वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के पायोनियर हैं, यानी उन्होंने उसको बनाया, क्रिएट किया। दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है वो क्या है? वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी, उनकी साइंटिफिक स्टडी, उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और वो उसके पायोनियर हैं। सजेस्टेड यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन। एम्प्लॉय की सिलेक्शन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट उन्होंने क्या किया? सजेस्ट किए। लर्निंग थ्योरी कंसेप्ट्स फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए थ्योरी कंसेप्ट्स को लर्न करना, यह भी उन्होंने सजेस्ट किया। एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, यह काम भी उन्होंने सजेस्ट किया कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाए। अब इसके बाद मैरी पार्कर फॉलेट अर्ली 1900s के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उनकी क्या मेन कंट्रीब्यूशंस हैं उनको देख लेते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी व्यूड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। वो ये पहले बंदे थे जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती हैं। proposed more people oriented ideas than scientific management followers। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोअर्स थे उनसे ज्यादा इन्होंने पीपल ओरिएंटेड आइडियाज को प्रपोज किया। जिनका फोकस लोगों के ऊपर है वो पीपल ओरिएंटेड आइडियाज हैं, ऐसे आइडियाज
जिनका ज्यादा फोकस पीपल के ऊपर है, वो पीपल ओरिएंटेड आइडियाज हैं। इन्होंने ज्यादा आइडियाज प्रपोज किए, पीपल ओरिएंटेड आइडियाज प्रपोज किए, साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोअर्स से भी ज्यादा। उसके बाद थॉट ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी बेस्ड ऑन ग्रुप एथिक। उन्होंने ये सोचा कि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप एथिक्स के ऊपर बेस होनी चाहिए। नंबर फोर पे कौन आते हैं? चेस्टर बर्नार्ड। 1930s के अंदर उन्होंने काम किया। उनकी क्या मेन काम है उनको हम देखते हैं। एक्चुअल मैनेजर थॉट ऑर्गेनाइजेशंस वर सोशल सिस्टम्स दैट रिक्वायर्ड कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सोशल सिस्टम है, एक ऐसा समाजी सिस्टम है जो कि जिसकी क्या जरूरत है? कोऑपरेशन यानी तावन। ऑर्गेनाइजेशंस की क्या जरूरत है? तावन, एक दूसरे के साथ तावन करना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। बिलीव्ड मैनेजर्स जॉब was to communicate and stimulate employees high levels of effort। मैनेजर्स की क्या जॉब है? उन्होंने क्या बिलीव किया कि मैनेजर्स की जो जॉब है वो क्या है? मैनेजर जॉब वाज टू कम्युनिकेट करना, राब्ता करना, एंड स्टिमुलेट एम्प्लॉइज हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट। एम्प्लॉय की जो हाई लेवल ऑफ एफर्ट है, जो एम्प्लॉय एफर्ट करता है, कोशिश करता है, उसको स्टिमुलेट करना, उसको मुतहरिक करना। स्टिमुलेट करना मतलब मुतहरिक करना, एम्प्लॉय की एफर्ट्स को मुतहरिक करना और कम्युनिकेट करना, ये क्या है? मैनेजर की जॉब है। ये भी उन्होंने बिलीव किया, यानी उन्होंने इस बात को भी पहचाना, इस बात पे बिलीव किया। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टू आर्गू दैट ऑर्गेनाइजेशंस वर ओपन सिस्टम। वो ये पहले बंदे थे जिन्होंने आर्गू किया कि ऑर्गेनाइजेशंस एक ओपन सिस्टम है। बिहेवियरल अप्रोच के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है हाथरॉन स्टडीज की, तो इसीलिए हम बिहेवियरल अप्रोच में हाथरॉन स्टडीज को भी पढ़ेंगे। विदाउट क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द ओबी फील्ड केम आउट ऑफ द हाथरॉन स्टडीज। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फील्ड है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है हाथरॉन स्टडीज की। A series of studies conducted at Western Electric Company works in Cicero, Illinois। ये एक सीरीज ऑफ स्टडीज है जो कंडक्ट की गई वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वर्क्स, जो कि कहाँ है? सिसेरो, इलिनॉइस में। ये एक जगह है। These studies started in 1924। ये स्टडीज कब स्टार्ट हुई? 1924 के अंदर। वर इनिशियली डिजाइंड by Western Electric Industrial Engineers as a scientific management experiment। इन स्टडीज को इनिशियली डिजाइन किया वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट के तौर पे। दे वांटेड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वेरियस लाइटिंग लेवल्स ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी। वो असर देखना चाहते थे बहुत से लाइटिंग लेवल्स का वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, यानी अगर लाइटिंग लेवल्स को चेंज किया जाए तो उसका असर वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर किस तरह पड़ेगा। वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर लाइटिंग लेवल्स का क्या असर होगा, वो उसको एग्जामिन करना चाहते थे। लाइक एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स वर सेटअप। किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को सेटअप किया गया, बनाया गया। विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एक्सपोज्ड टू वेरियस लाइटिंग इंटेंसिटीज। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं वो उनकी जो लाइटिंग इंटेंसिटीज हैं उनको चेंज किया गया। एंड कंट्रोल ग्रुप्स वर्किंग अंडर अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। लेकिन कंट्रोल ग्रुप्स की जो लाइटिंग इंटेंसिटीज हैं उनको कांस्टेंट रखा गया, यानी सेम रखा गया, उनको चेंज नहीं किया गया। कंक्लूजन फ्रॉम हाथरॉन स्टडीज। हाथरॉन स्टडी से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, उसका क्या रिजल्ट्स हैं? इट इज लॉजिकल टू थिंक दैट इंडिविजुअल आउटपुट इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप would be directly related to the intensity of light। It is logical to think, मतलब सोचने में ऐसा लॉजिकल है। अब रियल में क्या है या क्या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन जो सोचने में है वो क्या लॉजिकल है? दैट इंडिविजुअल आउटपुट इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप,
कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अंदर एक इंडिविजुअल की जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वुड बी डायरेक्टली रिलेटेड, वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी उसकी जो आउटपुट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब डायरेक्टली रिलेटेड का क्या मतलब है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो इंडिविजुअल की जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगी, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिक्रीज करेंगे तो इंडिविजुअल की जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगी। लेकिन रियल में क्या है वो आप देखते हैं। हाउएवर दे फाउंड दैट एज द लेवल ऑफ लाइट वाज इंक्रीज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर लाइट का लेवल इंक्रीज किया गया, आउटपुट फॉर बोथ ग्रुप्स इंक्रीज्ड, जो दोनों ग्रुप्स हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, उन दोनों की आउटपुट इंक्रीज हो गई, उन दोनों की आउटपुट इंक्रीज हो गई। देन मच टू द सरप्राइज ऑफ द इंजीनियर्स एज द लाइट लेवल्स वाज डिक्रीज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जब लाइट लेवल को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। पहले इंक्रीज की बात थी और अब डिक्रीज की बात है। अब क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन बोथ ग्रुप्स, जब लाइट लेवल को डिक्रीज किया गया तो जो प्रोडक्टिविटी है वो बोथ ग्रुप्स यानी दोनों ग्रुप्स में इंक्रीज होती रही, इंक्रीज होती रही। और ये बात इंजीनियर्स के लिए काफी सरप्राइज की वजह थी। In fact, a productivity decrease was observed in the experimental group only. Productivity decrease observe किया गया यानी देखा गया experimental group में only when the level of light was reduced to that of a moonlit night. मतलब बहुत ही ज्यादा कम रोशनी, मूनलिट नाइट के बराबर जब रोशनी के लेवल को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तब प्रोडक्टिविटी में क्या आया, डिक्रीज आया, प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो गई। जब लेवल ऑफ लाइट मूनलिट नाइट के बराबर हो गई, कम कर दी गई, तब प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज आया। द इंजीनियर्स वर नॉट श्योर but concluded that lighting intensity was not directly related to the group productivity. इंजीनियर्स को इसका यकीन नहीं था, but concluded, लेकिन उन्होंने ये नतीजा अखज किया that lighting intensity was not directly related to the group productivity. जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ग्रुप प्रोडक्टिविटी के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। And that something else must have contributed to the results. उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज और भी है जो रिजल्ट्स के ऊपर असरअंदाज होती है, जो रिजल्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। They were not able to pinpoint that what something else was. मतलब वो ये पिन पॉइंट नहीं कर सके कि समथिंग एल्स कोई और चीज क्या थी। ठीक है, तो ये थे कंक्लूजन्स फ्रॉम हाथरॉन स्टडीज। अब यहां पे बात आती है एल्टन मायो की। इन 1927 वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स आस्क्ड हार्वर्ड प्रोफेसर एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स टू जॉइन द स्टडी एज कंसल्टेंट्स। जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स थे उन्होंने हार्वर्ड प्रोफेसर एल्टन मायो को कहा कि वो उस स्टडी को, जो हाथरॉन स्टडीज है, उसको कंसल्टेंट के तौर पे ज्वाइन करें। Thus began a relationship that would last through 1932. और ये जो रिलेशनशिप है जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और एल्टन मायो और उसके एसोसिएट्स के दरमियान, वो 1932 तक चलता रहा and encompass various experiments in the redesign of jobs, changes in the workday and work week length, introduction of rest periods and individual versus group wage plans.
ये जो बहुत सी बातें हैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इनके ऊपर तजर्बात किए गए. फॉर एग्जाम्पल, वन एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइंड टू evaluate the effect of a group piecework incentive pay system on group productivity. एक एक्सपेरिमेंट किया गया इफेक्ट देखने के लिए. किसका इफेक्ट देखने के लिए? ग्रुप पीस वर्क इंसेंटिव पे सिस्टम का. जो इंसेंटिव पे सिस्टम है उसका ग्रुप प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. द रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट द इंसेंटिव प्लान हैज लेस इफेक्ट. जो रिजल्ट्स हैं वो क्या बताते हैं? जो इंसेंटिव प्लान है यानी जो मुआवजा है वो अगर कम किया जाए या बढ़ाया जाए तो उसका लेस इफेक्ट, उसका कम इफेक्ट होता है, थोड़ा असर होता है ऑन वर्कर्स आउटपुट, वर्कर की आउटपुट के ऊपर. देन ग्रुप प्रेशर, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी. दो तीन और फैक्टर्स हैं इंसेंटिव प्लान के अलावा जो हैं ग्रुप प्रेशर, एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी. इनका ज्यादा असर है ग्रुप प्रोडक्टिविटी के ऊपर, वर्कर की आउटपुट के ऊपर, और जो इंसेंटिव प्लान है उसका थोड़ा असर होता है. रिजल्ट्स ने यह बताया कि जो इंसेंटिव प्लान है उसका कम असर होता है और ये जो दो तीन मजीद फैक्टर्स हैं उनका वर्कर की आउटपुट के ऊपर ज्यादा असर होता है. द रिसर्चर्स कंक्लूडेड दैट सोशल नॉर्म्स और ग्रुप स्टैंडर्ड्स वर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्क बिहेवियर. जो एक इंडिविजुअल है, जो एक फर्द है, उसका जो वर्क बिहेवियर है उसके ऊपर दूसरे बहुत से डिटर्मिनेंट्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, ग्रुप स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ज्यादा असर होता है. वो की डिटर्मिनेंट्स हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंडिविजुअल के वर्क बिहेवियर के ऊपर. कंक्लूजन फ्रॉम एल्टर मायो स्टडीज. मायो कंक्लूडेड दैट पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स आर क्लोजली रिलेटेड. मायो ने यह कंक्लूड किया, यह नतीजा अखज किया कि जो लोगों के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं. ग्रुप फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर. जो ग्रुप फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं. मतलब ग्रुप फैक्टर्स का इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर ज्यादा असर होता है. ग्रुप स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश इंडिविजुअल वर्कर आउटपुट. ग्रुप स्टैंडर्ड इंडिविजुअल वर्कर आउटपुट को एस्टैब्लिश करते हैं. मनी इज लेस अ फैक्टर इन डिटरमिनिंग आउटपुट. पिछली स्लाइड के अंदर भी यही बात हुई थी कि वर्कर के आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए जो मनी है, जो इंसेंटिव प्लान है, उसका वर्कर की आउटपुट के ऊपर थोड़ा असर होता है. और जो ग्रुप स्टैंडर्ड्स हैं, ग्रुप एटीट्यूड्स एंड सिक्योरिटी हैं, उनका वर्कर के आउटपुट के ऊपर ज्यादा असर होता है. तो यही बात इधर की गई है कि मनी जो है वो आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए एक लेस फैक्टर है बजाय ग्रुप स्टैंडर्ड्स के, बजाय ग्रुप एटीट्यूड्स के और सिक्योरिटी के, क्योंकि इनका वर्कर के आउटपुट के ऊपर ज्यादा असर होता है और इंसेंटिव प्लान या मनी का वर्कर के आउटपुट के ऊपर कम असर होता है. तो इसीलिए ये आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए भी कम अहम है और जो ग्रुप स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्रुप एटीट्यूड्स एंड सिक्योरिटी हैं, वो ज्यादा अहम है. दिस कंक्लूजन लेड टू अ न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन बिहेवियर फैक्टर. हम बिहेवियरल अप्रोच ही पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर फैक्टर ही पढ़ रहे हैं और इन तमाम कंक्लूजन्स की वजह से हमें एक न्यू एम्फेसिस, नए पहलुओं की तरफ रहनुमाई मिलती है इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट के लिए. अब आखिर में एक क्वेश्चन है, हाउ टुडेज मैनेजर्स यूज द बिहेवियरल अप्रोच. आजकल के मैनेजर्स बिहेवियरल अप्रोच को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं. The behavioral approach has largely shaped how today's organizations are managed. जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज की जा रही हैं, देखी जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उनको बिहेवियरल अप्रोच ने ही एक शेप दी है, एक शक्ल दी है. फ्रॉम द वे मैनेजर्स डिजाइन जॉब्स टू द वे दे वर्क विद एम्प्लॉय टीम्स टू द वे दे कम्युनिकेट, वी सी
एलिमेंट्स ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। मैनेजर जो जॉब को डिजाइन कर रहे हैं, वहां से लेके जो मैनेजर्स एम्प्लॉय टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, वहां से लेके जो मैनेजर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। वी सी एलिमेंट्स ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। इस सारे प्रोसेस में हम बिहेवियरल अप्रोच के एलिमेंट्स को देखते हैं। मच ऑफ व्हाट द अर्ली ओबी एडवोकेट्स proposed and a conclusion from the Hawthorne studies have provided the foundation for our current theories of motivation, leadership, group behavior and development and numerous other behavioral approaches। जो ओबी एडवोकेट्स ने जो बात की, उसके बाद हाथरॉन स्टडीज, इन तमाम जो स्टडीज हैं, इन्होंने एक फाउंडेशन फ्राहम की, इन्होंने एक बुनियाद फ्राहम की। किसके लिए? मोटिवेशन थ्योरीज के लिए, जो आजकल की मोटिवेशन थ्योरीज हैं, आजकल जो लीडरशिप थ्योरीज हैं उसके लिए, ग्रुप बिहेवियर एंड डेवलपमेंट एंड नंबरस अदर बिहेवियरल अप्रोचेस, और दूसरी बहुत सी बिहेवियरल अप्रोचेस के लिए इस तमाम स्टडीज ने जो ओबी एडवोकेट्स ने दी, जो हाथरॉन स्टडीज ने की, इन्होंने जो थ्योरीज दी, इन्होंने जो बातें की, इस तमाम की वजह से, इन तमाम बातों की वजह से हमें एक बुनियाद मिलती है जो आजकल की जो थ्योरीज हैं उसके बारे में। वो थ्योरीज कौन सी हैं? वही मिसालें यहाँ दी हैं। वो थ्योरीज मोटिवेशन थ्योरीज हो सकती हैं, लीडरशिप थ्योरीज हैं, ग्रुप बिहेवियर थ्योरीज हैं, और बहुत सी जो बिहेवियरल अप्रोचेज हैं उनके लिए इस तमाम स्टडी ने एक बुनियाद फराहम की।